आज की जो हमारी क्लास रहेगी BSOC 133, ठीक है, सोशोलॉजी, BAG सेकंड ईयर, समाज शास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें आपकी अगर आप देखेंगे इसमें 12 चैप्टर हैं और एक ही क्लास में हम लोग 12 के 12 चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा और साथ में इसको क्लास भी पढ़ाने वाला। जो क्वेश्चंस आए हम उन्हीं उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल अगर आप लोग देखेंगे ना तो 12 चैप्टर हैं, ठीक है, और 12 के 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। खास तौर इसमें 3 लोगों के बारे में पढ़ना, कार्ल मार्क्स के बारे में, दुर्खिम के बारे में और वेबर के बारे में। ये 3 सोशियोलॉजी के 3 बड़े थिंकर हैं। अगर आप देखें कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर। और चौथा जो ब्लॉक रहेगा ये कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर के बीच में तुलना कर रखी। नहीं, अगर आप 3 लोगों के बारे में मूलतः अगर मैं बात करूं ना, आप एक काम करो, सिर्फ कार्ल मार्क्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो, दुर्खिम के बारे में और वेबर के बारे में, तो आप इस बुक को आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जो बुक होगी इजी हो जाएगी। वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, BSOC 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसे जा करके जरूर देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा पहला चैप्टर क्या है, कार्ल मार्क्स की कृतियों के दार्शनिक आधार। नहीं, कार्ल मार्क्स की जो बुक हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर ले कार्ल मार्क्स का, जो अगर आप देखेंगे ना, कार्ल मार्क्स की अगर आप देखेंगे तो उसका अन्य विचारकों पर प्रभाव, अगर आप देखेंगे ज्यादातर जैसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ना, कार्ल मार्क्स के विचार जर्मन दर्शन आदर्शवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स की रचना में जर्मन दर्शन और आदर्शवाद के प्रभाव, तो अगर आप देखेंगे तो आदर्शवाद को लेकर के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो ठीक है, जर्मन दर्शन और आदर्शवाद, यह भौतिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है और राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है। 1.4 जो रहेगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं ये पेपर में ज्यादातर पूछे गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1.4 को देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले चैप्टर में से आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1.4 क्या है, अन्य विचारकों के प्रभाव। देखो, मार्क्स की रचनाओं पर उसका वैधिक प्रसंग, उसकी आलोचनात्मक समुचित समझ है। देखो, अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स जो हैं, ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजी के सबसे बड़े थिंकर आते हैं कार्ल मार्क्स, जो खास तौर से अगर आप देखोगे तो मजदूरों की बात करते हैं, आप सबको ये पता होगा। ठीक है, आइए मार्क्स को प्रभावित करने वाले उन वैचारिक विचार, नहीं, कार्ल मार्क्स पर ऐसे किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है, कार्ल मार्क्स के विचार पर किन किन चीजों का, खास तौर से जर्मन दर्शन और आदर्शवाद का। कार्ल मार्क्स को अगर आप देखेंगे तो उन पर जर्मन जो दर्शन था, ठीक है, और खास तौर से जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, उसका प्रभाव अगर आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स पर पड़ा है। देखो, अपने छात्र जीवन के आरंभिक वर्षों में कार्ल मार्क्स जर्मन दर्शन और आदर्शवाद से बहुत प्रभावित थे। देखो, कार्ल मार्क्स जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अगर कह सकते हैं कि जो जर्मन दर्शन है, ठीक है, जर्मन की जो फिलोसफी है और जो आइडियल आदर्शवाद होता है, ठीक है, उससे काफी प्रभावित थे। अधिक विशेष रूप से अगर आप देखोगे तो हीगल और हीगल से काफी प्रभावित थे। ठीक है, क्योंकि हीगल अगर आप देखेंगे तो जर्मन दर्शन आदर्शवाद से थे। हीगल के विचार आदर्शवाद दर्शन के व्यापक प्रभाव में खोजे जा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स पर किसका प्रभाव पड़ा है, जर्मन दर्शन का, आदर्शवाद का। और जर्मन दर्शन और आदर्शवाद का कार्ल मार्क्स पर जो प्रभाव पड़ा था, वह विद्यार्थी यानी छात्र जीवन से ही पड़ा है। और जर्मन दर्शन और आदर्शवाद है, उसको शुरुआत किसने की थी, हीगल ने की थी। ठीक है, अपने सामान्य अर्थों में आदर्श दर्शन विचारों पल देते हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन, यानी अगर आप देखेंगे आदर्शवाद और दर्शन क्या है, समाज में जो परिवर्तन होता है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या आदर्शवाद कह सकते हैं। इसके अलावा हीगल द्वंद्व अन्य को 3 तत्वों की दृष्टि से देखता, अर्थात अभिधारण, प्रतिस्थापना एवं संश्लेषण। अभिधारण किसी भी पदार्थ समय की समय बिंदु में समाज में उन अभावी विचारों को बताता है। देखो, खास तौर से आप देखेंगे आदर्शवाद किसकी बात करता है, आइडियलिज्म, यानी एक आदर्श स्थिति कैसे हो सकती है, एक आदर्शवादी समाज कैसे हो जाता है। और ये जर्मन दर्शन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स पर किसके प्रभाव पड़े हैं, जर्मन दर्शन के। नहीं, सत्य क्या है, सत्य को लेकर के इसमें प्रभाव काफी पड़ा है। देखो, मार्क्स ने हीगल के द्वंद्व न्याय संबंधी विचारों को स्वीकार किया, परंतु वे विचारों पर बल दिए जाने से सहमत नहीं। अगर आप देखें कार्ल मार्क्स पर हीगल का जो विचार है,
उस पर उसका प्रभाव कह सकते हैं कार्ल मार्क्स पर ज्यादा पड़ा है, लेकिन वह उनके विचारों पर ज्यादा बल नहीं देते थे क्योंकि उनसे सहमत नहीं। विचारों के स्थान पर मार्क्स ने भौतिक बलों की प्रस्तुत और द्वंदात्मक भौतिकवाद को अवधारणा, देखो अगर आप देखोगे जो कार्ल मार्क्स है वह द्वंदात्मक भौतिकवाद पर उन्होंने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा बल दिया है, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो हीगल से क्या है वो काफी प्रभावित हमें दिखाई देते हैं। मार्क्स को प्रभावित करने वाले लेखों की अन्य एक श्रृंखला अगर आप देखेंगे गुडलिंग लुडविंग की ओर से आई है, जो एक जर्मन दार्शनिक थे। जबकि हीगल का मानना है कि असली इंसान ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न होता है। देखो भाई कार्ल मार्क्स जो अगर देखोगे तो हीगल कहता है कि जो असली इंसान होता ना वह ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न होता है, यह जर्मन दर्शन है, ठीक है। और अगर मैं लुडविंग की बात करूं तो उसका कहना था कि असली इंसान वो है जो असल भौतिक जगत में जीवन यापन करता है। देखो खास तौर से इंसानों को लेकर के लोग बात करते थे। देखो हीगल कहता है कि असली व्यक्ति वही होता है जो ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न है। बल्कि अगर आप देखोगे लुडविंग जो है वो कहता कि असली इंसान जो है भौतिक जीवन जगत में जो यापन करता है वही असली इंसान है। अगर बात कहूं लुडविंग के अनुसार मनुष्य मनुष्य ईश्वर की एक छवि बना लेता है जिस पर वह अपने आदर्श गुणों को अध्यारोपित करता है जो स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता। देखो अगर आप देखोगे तो ये लोग कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वह ईश्वर के गुणों को अपने अंदर ले लेता है क्योंकि जो गुणों को वह प्राप्त नहीं कर सकता है या उनकी क्या कहलाता है एक प्रकार से छवि बना लेता है, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। मानव मात्र ईश्वर की भांति बनने के लिए संघर्ष करता है। नहीं, हर इंसान जो है भैया वह ईश्वर बनने के लिए संघर्ष करता है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता हर व्यक्ति ईश्वर बन जाए, संभव नहीं है। और हर मनुष्य क्या करता है, ईश्वर बनने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में बहरहाल वह मानवीय गुणों का महत्व तो नहीं समझ पाते हैं। इस अर्थों में धार्मिक इतर भाव और बी संबंध से पीड़ित रहता है। देखो आज ज्यादातर जो व्यक्ति ईश्वर बनने की कोशिश करता है या ईश्वर के गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी भी उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो अगर आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स पर किसका प्रभाव पड़ा है, दो चीजों का, एक तो जर्मन दर्शन का और दूसरा अगर आप देखें आदर्शवाद का। आदर्शवाद जिसको हम बोलते हैं आइडियलिज्म, ठीक है। आइडियलिज्म आइडियलिज्म किसकी बात करता है कि भाई एक आइडियल समाज कैसे हो सकता है, एक आइडियल व्यक्ति कैसे हो सकता है, एक आदर्शवादी व्यक्ति कैसे हो सकता है, एक आदर्शवादी थिंकर कैसे हो सकता है, एक आदर्शवादी विचारक कैसे हो सकता है, एक आदर्शवादी समाज कैसे हो सकता है, ठीक है। और जो अमीर वर्ग के आते हैं उनकी बात करता था, ठीक है। देखो अगर कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स हमेशा जो मजदूर वर्ग है, क्या भाई मेरे, जो मजदूर वर्ग है उसके समर्थक है। किसके समर्थक हैं, मजदूर वर्ग के समर्थक। किसके समर्थक है कार्ल मार्क्स, मजदूरों का समर्थक है। साथ ही साथ जो पूंजीपति वर्ग है या जो अमीर वर्ग है इसके विरोध में हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसने एक प्रकार से सभी अधिकारों को प्राप्त कर लिया है और उसने पूरे समाज पर या आर्थिक चीजों पर अपना कब्जा कर लिया है और मजदूर के पास कुछ बचा नहीं है। और समाज में अगर आप देखें जो अभिजात या जो अमीर वर्ग है, जो मजदूर है, उनके बीच में क्या है, संघर्ष है। उसी संघर्ष की स्थिति की बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है, ठीक है। अगला देखिएगा भौतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। देखो भौतिक परिप्रेक्ष्य का सिंपल सा मतलब होता है, ये बताता है कि अगर आप देखेंगे तो आप क्या बताते, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हीगल है, हीगल कहता है कि विचार प्रधान है, ठीक है। अगर बात करूं तो हीगल कहता है कि जो समाज में विचार प्रधान होता है। और उसी जगह पर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मटेरियल होता है यानी जो वस्तु होती है वो प्रधान होती है। देखो अगर मैं बात करूं तो हीगल कहता है कि जो विचार होता है वह समाज को चलाने के लिए सबसे मददगार होता है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है जो वस्तु होती है वह वस्तु प्रधान होती है। किसकी बात करता है, वह वस्तु की बात करता है, मटेरियल की बात करता है, ठीक है। ठीक है, किसकी बात करता है भाई, मटेरियल यानी यानी हीगल हमेशा कहता था विचार जो विचार होता है वही समाज को चलाता है, एक बेहतर विचार समाज को चाहिए। लेकिन उसी जगह पर अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें, वह भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य को बिल्कुल उल्टा कर देता है। वह कहता है जो मटेरियल यानी वस्तु है, जैसे जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, जैसे नदी है, झरना है, पहाड़ है, जो तालाब है, ये चीजें दिखाई देती हैं, वो कहता है जो वस्तुएं होती हैं वह पूरे समाज को क्या करती हैं, चलाती हैं। तो इन दोनों में एक प्रकार से हमें देखने को मिलता है इसको लेकर के, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे वही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है, देखो अगर मैं बात करूं राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि राजनीति किस प्रकार से आर्थिक चीजों को अपने पास रखती है, जैसे आर्थिक समृद्धि, व्यापार, रोजगार, समाज, धर्म, विभिन्न वर्गों के बीच आय की असमानता की बात करता है। ये कहता कि जैसे कोई आर्थिक समृद्धि ये बताती है कि जैसे व्यापार है, रोजगार है,
धर्म और समाज है, इसके बीच क्या है कि हमारे समाज में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से असमानता की बात करते हैं, ठीक है? वही सबके पास बराबर पैसा नहीं है और समाज में एक प्रकार से क्या फैल गई है? असमानता फैल गई है। इसको लेकर इसकी इसकी बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये यही जो मैंने चीजें बताई ना, ये आपके लिए पहले चैप्टर में से काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में से अगर मैं बात करूं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में से भी निकाल करके बताया था ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट वाले में से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं जो नेक्स्ट रहने वाला है। क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड क्या रहेगा? द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे ना, तो अभी तक एक जो क्वेश्चंस है ना द्वंदात्मक भौतिकवाद वाला, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आए हैं एग्जाम में। अगर आप देखें ना, जैसे ये देख रहे हो ना, जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का मुझे क्वेश्चन इसमें से नहीं दिख रहा है अगर आप देखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ ना कि इस बार एग्जाम में क्या पता द्वंदात्मक भौतिकवाद आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है द्वंदात्मक भौतिकवाद या द्वंदात्मक के नियम या द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रयोग। द्वंदात्मक भौतिकवाद का मतलब क्या होता है? यानी डायलॉग, जैसे मैं कोई बात बोलूं और आप अपना कोई बात कहें, ठीक है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं द्वंद। द्वंद क्या है? यानी एक ही चीज को लेकर के दो बातों में एक प्रकार से मत हैं दो, उसे ही द्वंदात्मक भौतिकवाद होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे द्वंदात्मक का अर्थ है वाद संवाद की बौद्धिक विवेचना पद्धति। यानी जब हम लोग डायलॉग बाजी नहीं करते, वाद संवाद करते हैं, ठीक है, उसकी जो बौद्धिक चीज होती है उसको यही, यह तर्क शास्त्र की अवधारणा है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार इसे प्रश्नोत्तर द्वारा तर्क वितर्क लिया जाता। जैसे हम लोग तर्क वितर्क नहीं था, जैसे मैंने कोई बात बोली है, आपने कोई बात बोली है, तो हम लोगों की बातों को लेकर के एक प्रकार से, जैसे मैं कोई बात कहता हूँ, आप उस बात को काट देते हैं, आप कोई दूसरी बात कहते हैं, यही होता द्वंद। क्या होता है? यही होता हमारा, क्या होता है भैया? यही होता द्वंद होता है। और यही आगे चल के क्या बन जाता है? द्वंदात्मक भौतिकवाद बन जाता है, जब हम भौतिक चीजों को लेकर के द्वंद करते हैं। ठीक है, जैसे तुम बोलोगे कि भौतिक चीजें जो हैं वो बेहतर होती हैं, मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाई, जो विचार होता है वो प्रधान होता है। यही क्या करता है? द्वंदात्मक भौतिकवाद। अगर आप देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद में क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि जो विचार होता है, ठीक है, जो विचार होता है वह प्रधान होता है। दूसरा, अगर कार्ल मार्क्स की बात है तो कार्ल मार्क्स ये कहता था कि अगर आप देखेंगे तो भाई मेरे, जो पदार्थ होता है, जैसे पेड़ है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, ये जो चीजें हमको दिखाई देती हैं वह प्रधान होती है। तो द्वंदात्मक का मतलब होता है, द्वंदात्मक जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो अगर मैंने कोई बात बोली है और आपने कोई बात कही है, अगर उसमें किसी प्रकार का द्वंद दिखाई देता है, वही क्या होता है? द्वंदात्मक भौतिकवाद। जिस द्वंदात्मक के नियम कौन कौन से अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है? विपरीत विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम है। जैसे अगर हमारे हम में विपरीत विचार है, ठीक है, जैसे एकता को लेकर के या संघर्ष को लेकर के, तो एक प्रकार से क्या बनेगा? द्वंद होगा ना, कि भाई मैं एकता की बात करता हूँ, आप संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये द्वंद्व आपको दिखाई देगा। निषेध निषेध का निषेधक नियम। देखो इसमें देखो, निषेध शब्द का दार्शनिक अर्थ में सबसे पहले हीगल ने इसका प्रयोग किया था, परंतु उन्होंने इसे प्रत्ययवादी अर्थात आदर्शवादी अर्थ में लिया था। हीगल की मान्यता की निषेध की अवधारणा विचार और चिंतन से उपजी है। मार्क्स ने हीगल की आलोचना की तथा निषेध की भौतिकवादी व्याख्या दी। उन्होंने बताया कि निषेध यथार्थ के विकास का एक अभिन्न अंग। देखो अगर आप देखोगे तो हीगल कहता है, ठीक है, कौन कहता है भाई मेरे? हीगल कहता है कि जो निषेध है वो आदर्शवाद है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स हीगल की आलोचना करते हुए कहता है कि जो निषेध है वह भौतिकवाद है। ठीक है, भौतिक मेटेरियलिज्म की बात करता है। यही निषेध का निषेध नियम ये कहता है। देखो, जब दो व्यक्तियों में किसी एक चीज को लेकर के अगर आप देखेंगे बातों में मतभेद होता है, वही क्या होता है? द्वंद होता है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन में परिवर्तन। देखो मात्रात्मक गुणात्मक जो परिवर्तन होता है, इसको लेकर के भी द्वंद है। अगर आप देखेंगे जो हीगल हैं और जो कार्ल मार्क्स हैं, उनमें भी लेकर के अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ किन चीजों को कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन होता है, कुछ लोगों को कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। देखो यह भी क्या है, एक प्रकार से अगर आप देखें द्वंद है, खास तौर से हीगल में। ठीक है, और दूसरा, और अगर आप देखो दूसरे क्या है? कार्ल मार्क्स में। ठीक है, ये हो सकता है। यानी इसमें अगर आप देखें द्वंदात्मक भौतिकवाद जो होगा ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पुरानी जो वीडियो अगर आप उसमें देखेंगे ना, तो उसमें जैसे द्वंदात्मक भौतिकवाद में क्या है? आदिम आदिम साम्यवादी समाज है, या अगर आप देखेंगे दास प्रथावादी समाज है, ठीक है, या सामंतवादी समाज है, ठीक है, पूंजीवादी समाज है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, सुनना एक एक का।
देखो भाई, द्वंदात्मक भौतिकवाद में जो बताया आदिम समाज क्या, भाई आदिम समाज इसको बोला जाता है कि जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, वहीं पर शिकार करता था, ठीक है, वो हम क्या है, हमारा आदिम समाज है। उस समय क्या था, समाज में साम्यवाद था। अगर आप देखेंगे कि जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था, क्या खाता था, कंदमूल फल खाता, जंगलों में रह करके क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था, वो यही क्या है, हमारा आदिम समाज होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे दास प्रथावादी, दास प्रथा क्या होती है, जब आपको पता कि यूरोप में दास प्रथा चलती है, जिसमें किसी को गुलाम बना करके व्यक्ति को रखा जाता है और उससे काम करवाए जाते थे। उस जहां दास समाज में क्या होता था, वहां पर दास और मालिक होते थे, क्या होते थे, दास और मालिक होते थे। ज्यादातर ये जो दास प्रथा है कहाँ पर रही है, यूरोप और यूनान में। किन देशों में रही है, एक तो यूरोप में, दूसरा यूनान में, ठीक है, यूनान देशों में हमें दास प्रथा दिखाई देती है, ठीक है, दासवाद। सामंतवादी समाज का, सामंतवादी समाज में हमें किसान और जमींदार दिखाई देता है, क्या है, किसान और जमींदारों में एक प्रकार से क्या हमको द्वंद्व दिखाई देता है, इसमें किसान और जमींदार में द्वंद्व है सामंतवादी समाज में। पूंजीवादी समाज में क्या है, जो पूंजीपति है, जो कंपनी का मालिक है, और साथ में जो कंपनी में काम करने वाला मजदूर है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो क्या है, द्वंद्व है एक प्रकार की, हमको अगर आप देखेंगे तो डिबेट दिखाई देती है इस समाज में, ठीक है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है, अगर देखें दूसरे चैप्टर में से, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इस बार मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। क्या है चैप्टर नंबर 3, क्या है, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। अगर मैं तीसरे चैप्टर की बात हूँ, तो तीसरे चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें तो नहीं आया था वर्ग संघर्ष को लेकर के, ठीक है। इसमें देखो वर्ग संघर्ष को लेकर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। खास तौर से जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें श्रम विभाजन या वर्ग संघर्ष, इसी का चैप्टर अगर आप देखेंगे तो है ना, इस वर्ग संघर्ष है या श्रम विभाजन है, इसको लेकर के वर्ग रचना। वैसे वर्ग संघर्ष का क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं था, अगर आप देखेंगे तो वर्ग संघर्ष को समाज में श्रम विभाजन या दुर्खिम को लेकर के उन्होंने पूछा था, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो वर्ग संघर्ष को लेकर के भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स को लेकर के सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा, वर्ग संघर्ष नहीं। लेकिन वर्ग संघर्ष जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आज जरूर सकता है भाई, ठीक है। जैसे सामंती समाज है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ग संघर्ष को लेकर के, वैसे खास क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए आ सकता है वर्ग संघर्ष, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो वर्ग संघर्ष क्या है, थोड़ा सा मैं बता, देखो आप सबको पता है कि जो कार्ल मार्क्स है, क्या है, जो कार्ल मार्क्स हैं, वो एक प्रकार से मजदूरों की बात करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना कि जो जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, आप सबको पता कि आज का जो हमारा समाज है पूंजीवादी समाज है। कैसा समाज है, पूंजीवादी समाज है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनी लगी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री लगे, उसमें जो पूंजीपति, जो कंपनी का मालिक है, वो खूब सारा लाभ कमाते हैं, लेकिन जो मजदूर है, वह कंपनी में काम करता है, 8-8 घंटे काम करता है, 12-12 घंटे काम करता है, उसको सिर्फ एक छोटी सी सैलरी और एक थोड़ा सा मेहनताना मिलता है। इस वजह से क्या हो गया कि हमारे समाज में एक प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनमें एक प्रकार के क्या है, संघर्ष को हमें देखने, वही उसकी क्या है, संघर्ष की स्थिति की बात करता है। वर्ग संघर्ष उसका वही है। कार्ल मार्क्स इसी को अलगाव की बात करता है। उसको कहता है कि एक प्रकार से जो मजदूर वर्ग है, वह समाज के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि समाज में जो सारा लाभ है वो कौन उठा रहा है, पूंजीपति। क्योंकि कंपनी का जो मालिक है, वो छोटी सी पूंजी लगा करके, अगर आप देखेंगे तो मजदूरों से काम करवा के बहुत सारा मोटा 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 मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उसका जो लाभ है वह मजदूरों को नहीं मिलता। मजदूर दिन और रात काम करता रहता है, उसको सिर्फ एक छोटी सी सैलरी में, और कंपनी को जो लाभ आता है, कंपनी का मालिक वो सभी लाभों को प्राप्त कर लेता है। यानी कार्ल मार्क्स का कहना है कि आज हमारे समाज में जो मजदूर वर्ग है, उसका शोषण हो रहा है। क्या है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि जो मजदूर का शोषण हो रहा है, और इससे इसका लाभ किसको, पूंजीपति को मिल रहा है। तो समाज में मजदूर और जो पूंजीपति वर्ग है, इसमें एक प्रकार से क्या हो गया है, संघर्ष हो रहा। वर्ग क्या होता है, वर्ग की बात करता है कि आज हमारे समाज में दो वर्ग बन गए। क्या है, आज का जो हमारा पूंजीवादी समाज है, क्या है, आज का जो हमारा पूंजीवादी समाज है, उसमें क्या बन गया, दो वर्ग बने। एक तो पूंजीपति वर्ग है, दूसरा मजदूर वर्ग है। समाज में दो ही वर्ग हैं, ठीक है। वो कहता है कि एक तो पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीवादी पूंजीवादी वर्ग है, और दूसरा क्या है, मजदूर वर्ग है। ई वर्ग की बात करता है। दूसरा वो कहता है कि मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है। क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, इसलिए मजदूर और पूंजीपतियों में संघर्ष है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूरों का यह शोषण कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए मजदूरों को क्रांति करनी पड़ेगी। और कैसी क्रांति की बात करता है, खूनी क्रांति की बात करता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हे मजदूरों उठो, अरे तुम पूंजीपति
पूंजीपति और उद्योगपति के खिलाफ क्या कर दो, क्रांति कर दो और इनको समाप्त कर दो, क्योंकि जब तक समाज में पूंजीपति वर्ग रहेगा तब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा। इसकी बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मौजूदा समाज है उस समाज को वह मानता नहीं है और कहता है कि जो आदिम समाज था भाई, जब लोग जंगलों में रहते थे तब वहां किसी का कोई शोषण नहीं करता था। और कार्ल मार्क्स कहता कि जब तक समाज में वर्ग रहेगा, जब तक समाज में कोई भी वर्ग रहेगा तब तक एक वर्ग का शोषण होता रहेगा और दूसरा वर्ग जो है वह शोषण करता रहेगा। इसलिए समाज में किसी प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स की अलगाव की अवधारणा है या वर्ग संघर्ष एवं क्रांति की बात करता। तो कार्ल मार्क्स यही कह रहा है कि समाज में जो पूंजीपति वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, उसने बड़ी बड़ी कंपनी लगा ली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली है और मजदूरों का लगातार क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो मजदूरों से कहता कि हे मजदूरों उठो, तुम इन पूंजीपतियों को क्या कर दो, खत्म कर दो, एक प्रकार से खूनी क्रांति कर दो। अगर समाज में पूंजीपति नहीं रहेगा तो भाई मेरे सब मजदूर मजदूर बचेंगे, तो एक मजदूर दूसरे मजदूर का क्या कभी भी शोषण नहीं करेगा और इस प्रकार से हमारे समाज में साम्यवाद आ जाएगा और इस प्रकार से समाज में जो वर्ग संघर्ष है वह समाप्त हो जाएगा। इसकी बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स ही करता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। ये थोड़ा इजी है, इसको आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से करके जाना। चैप्टर रहेगा क्या है, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा देखिएगा, एमाइल दुर्खिम की कृतियों का दार्शनिक आधार। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए ना यहाँ से आए हैं। 4.5 जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे समाज में श्रम विभाजन यानी दुर्खिम को लेकर के पूछेगा, या सामाजिक तथ्य क्या है, आत्महत्या। देखो अगर आप देखेंगे श्रम विभाजन आया है, आत्महत्या को लेकर के क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, खास तौर से श्रम विभाजन और जो आपकी सामाजिक तथ्य और आत्महत्या को लेकर के। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो अगर आप देखो सामाजिक समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खिम के से क्या, देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में देखोगे तो आत्महत्या के अध्ययन पर दुर्खिम के विचार क्या हैं। तो दुर्खिम को लेकर के अगर आप देखेंगे तो आत्महत्या पर विचार क्या है, या श्रम विभाजन को लेकर के, देखो यहाँ पर भी श्रम विभाजन को लेकर के दुर्खिम को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो 4.5 है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि इससे आपको 20 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इसी को देख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो देख लेते हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है और जो जो चीजें मैंने बता रहा हूँ ना उनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि उसी में से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो सबसे देखिए मुख्य विचार में क्या, श्रम विभाजन देखिएगा। ठीक है, श्रम समाज में श्रम विभाजन, श्रम विभाजन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान है। भाई हर क्षेत्र में देखोगे तो श्रम विभाजन हमें दिखाई देता ना। दुर्खिम ने अपनी व्याख्या में पूरी तरह से आर्थिक लेन-देन तक सीमित नहीं रखा। उसका मानना था कि श्रम विभाजन एक सामाजिक परिघटना है, सामाजिक व्याख्या को गुणात्मक बनाता है। श्रम विभाजन का मतलब यानी काम का बंटवारा कर देना। क्या होता है, काम का बंटवारा करना। उनका मानना है कि जब किसी प्रदाता क्षेत्र में जनसंख्या का आकार घनत्व बढ़ता है तो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में वृद्धि होगी। व्यक्तियों के बीच उत्तरजीविता, इस संघर्ष को बचाने के लिए आधुनिक समाजों ने विभेदीकरण को अपनाया। कि क्या आपको काम, जैसे अब एक बात करो, जैसे आप हम घरों में बात करें, जैसे आप घर में देखोगे तो आपके जैसे पापा हैं, ठीक है, और आपकी मम्मी है, तो आपके पापा अगर आप देखेंगे तो बाहर जाकर के कमाते धमाते हैं, उसी प्रकार की आपकी जो मम्मी होंगी वो क्या करती है, घर में काम करती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का श्रम विभाजन, इसको अभी हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोग घरों में देखोगे तो काम का बंटवारा कर दिया गया ना, भाई घर के पुरुष कुछ काम करते हैं, घर की महिलाएं कुछ काम करती हैं। ये क्या है, श्रम विभाजन, इसी टाइप से होते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज में भी अगर आप देखोगे, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का अलग काम है, वकील है उसका अलग काम है, टीचर है उसका अलग काम है। इस प्रकार से भी हमने क्या रखा, समाज में श्रम विभाजन कर रखा ना। परंतु समाज में आपसी तालमेल और मेल मिलाप संबंध बनाए रखना जरूरी है। अपने लेखों में दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि लोग किस प्रकार सामाजिक बंधन के एक दूसरे से समाज से जुड़े हैं। समाज में श्रम विभाजन विषयक उनके डॉक्टर की उपाधि हेतु शोध निबंध में सामाजिक एकात्मकता की संकल्पना है। तो श्रम विभाजन बताता है कि समाज में किस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो काम का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में जनसंख्या बहुत ज्यादा, अगर काम का बंटवारा नहीं किया जाएगा तो कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, इसको लेकर के समाज में क्या एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो उस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो समाज में हमें श्रम विभाजन दिखाई देता, काम का बंटवारा कर देना। ठीक है, क्या इसी को बोलते हैं काम का बंटवारा, श्रम विभाजन, काम बांट देना। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे घरों में भी आप देखो काम बटा हुआ है ना। अगर उसी प्रकार से देखो राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति का काम अलग है। ठीक है, हर व्यक्ति का क्या भाई, प्रधानमंत्री का काम अलग है,
और लोगों का काम अलग है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जैसे आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पर भी हर व्यक्ति का क्या है, काम बटा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे समाज में देखेंगे तो हर व्यक्ति का क्या है, काम बटा हुआ है। उसे सामाजिक तथ्य क्या देखेगा, उपयोगितावादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल और जर्मी बेंथम के विचारों में यानी अलग रूप से दुर्खिम का मानना है कि लोग स्वायत्त नहीं है, वह समाज की उपयोगितावादी लेन देन यूं नहीं लेन। देखो यानी अगर बात करूं तो सामाजिक तथ्य का मतलब यानी समाज में रियलिटी क्या है, तो दुर्खिम का मानना था कि लोग स्वायत्त यानी लोग स्वतंत्र नहीं है, वह समाज में जो उपयोगी चीजें होती हैं उन्हीं का लेन देन करते हैं। उनके अनुसार समाज में तमाम सामाजिक तथ्य लोगों पर एक दबाव बनाए रखते हैं, यानी समाज के जो तथ्य यानी समाज की जो रियलिटी है वो क्या करती है, लोगों पर एक प्रकार से दबाव बनाए रखती है। समाज में जो लोग हैं वह स्वतंत्र विचार नहीं है, यानी लोगों पर क्या होता है कि समाज का एक प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसे हम सामाजिक दबाव बोलते हैं, वह उन लोगों पर बना रहता है। समाज में जो लोग व्यवहार करते हैं, जो आचरण करते हैं, वह स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, बल्कि उनका समाज पर एक प्रकार से जो दबाव है हमें दिखाए। ये लोगों का व्यापार करना या कोई काम करना या कोई कार्य करना, वह समाज के चीजों पर यानी समाज के तथ्यों पर क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर समाज में कोई वर्क करता है या कोई काम करता है तो वह सबसे पहले समाज के बारे में सोचता है, फिर उसको काम को करता है। नहीं, कोई व्यक्ति स्वतंत्र विचार से कोई काम को करता नहीं, सबसे पहले समाज के बारे में सोचेगा, समाज इसके बारे में क्या सोचेगा, फिर जाकर के वह कोई काम करता है। तो इसको हम ये सामाजिक तथ्य के रूप में दुर्खिम कहता है। आत्महत्या को लेकर के देखो, क्योंकि आत्महत्या काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे दुर्खिम में आत्महत्या के अध्ययन के लिए इसलिए लगाव था क्योंकि 1850 में यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ आत्महत्या की संख्या में वृद्धि आई है। औद्योगिकरण समाज में बढ़े व्यक्तिवाद और सामाजिक एकीकरण ने ह्रास की और आत्महत्या का कारण यांत्रिक विकार है और मदपान है। देखो दुर्खिम कहता था कि भाई एक बात सुनो, जब बड़ी बड़ी कंपनी लग गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, तो जो हाथ का काम था वो तो बंद हो गया और बड़ी संख्या में लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। आप देखोगे जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, उद्योग धंधे जब लग गए, जो लोग हाथ का काम करते थे, जहां पर 100 आदमी की जरूरत थी, अब वह मशीन लगने से सिर्फ 10 आदमी काम करें, तो 90 आदमी क्या हो गए, 90 लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा क्या, समाज में अगर आप देखेंगे तो समाज में एक व्यक्तिवाद बढ़ा, नहीं अगर आप व्यक्तित्व बढ़ा। दूसरा, समाज में जो एकीकरण की भावना थी वह खत्म हुई। दुर्खिम का मानना है कि आत्महत्या की व्याख्या व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं की जा सकती है, बल्कि इसे सामाजिक, अगर आप देखिए अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह सामाजिक कारणों से ही आत्महत्या करता है, बल्कि ये नहीं कि वो उसका व्यक्तिगत है या मनोवैज्ञानिक, यानी समाज ही व्यक्ति पर इस प्रकार के दबाव बनाता है कि उसमें आत्महत्या के क्या आते हैं, विचार आते हैं। और आत्महत्या कब ज्यादा बढ़ी, दुर्खिम कहता है कि जब समाज में औद्योगिक क्रांति आई और जो लोग हाथ का काम करते थे उस काम को मशीनों ने ले लिया। मशीनी युग आने से क्या हो, नहीं मशीनी युग आने से क्या हुआ कि लोगों का जो रोजगार था वो रोजगार छिन गया, और लोगों का रोजगार छिन जाने से क्या हुआ कि बेरोजगार हो गए, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग क्या सुसाइड करने लगे यानी आत्महत्या करने लगे। और समाज में कह सकते हैं कि जो आत्महत्या थी, जब समाज देखोगे जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या करते, क्यों करते, क्योंकि उनके पास ना तो कोई रोजगार मिला, ना तो रोटी बची, नहीं वो सब लोग बेरोजगार हो गए इसको। और दूसरा यहाँ पर अगर आप बात करें, दुर्खिम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता, सुसाइड करता, तो उसका व्यक्तिगत नहीं है या उसका मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि समाज यानी इस समाज का जो हमारा दबाव होता है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, ये एक सामाजिक दबाव में ही आकर के कोई व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है। इस बात को कौन कहता है, दुर्खिम कहता था। ठीक है, उसी प्रकार से धर्म और समाज को लेकर के अगर आप देखें तो अगर आप देखें धर्म और समाज को लेकर के दुर्खिम यही कहता था कि हमें धर्म को और समाज को बिल्कुल अलग अलग रखने की क्या है, जरूरत है। हमें मिक्सअप करने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, धर्म अलग है और समाज अलग है, इसको यानी अलग अलग की ये क्या करता है, बात करता है। तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि जो मैंने बताया ना ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सामूहिक चेतना का क्या होता है, सामूहिक चेतना का सिंपल से जब पूरे समुदाय में एक प्रकार से जागृति आती है धार्मिक मान्यताओं को लेकर के, प्रथाओं को लेकर के, जब लोगों का विचार क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे समाज में तमाम तरह की कुरीतियां हैं। जैसे आप कब सुना के, जैसे हम इंडिया की बताऊं तो आप सबने सुना कि हमारे देश में सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, ये बहुत सारी कुरीतियां चलती समाज में, छुआछूत था। लेकिन अब देखो धीरे धीरे जब हमारे समाज में जागृति आई, सामूहिक चेतना बढ़ी, तो सारी बुराइयां जो सारी प्रथाएं थी धीरे धीरे खत्म होगी ना। वही है भाई मेरे सामूहिक चेतना, जब लोगों में एक प्रकार से किसी चीज को लेकर के जागृति आती है, जब लोग जागरूक होते हैं,
तो जो समाज में समस्याएं होती है, जो समस्याएं विद्यमान होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वो क्या हो जाती है भाई मेरे, खत्म हो जाती है। सामूहिक चेतना का मतलब है समाज में जागृति का आना है, नव जागरण का हो जाना, वही क्या है, सामूहिक चेतना है। तो सामूहिक चेतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास तौर से जो मैंने इसमें बताया था, जो मैंने बताया वो आ सकता है, और मैंने क्वेश्चन भी था, इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। खास तौर से आपका ये जो चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, इसमें सामाजिक तथ्य, ठीक है। और इसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे तो 5.3 जो रहेगा, समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में, और सामाजिक तथ्य जो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा इसमें, देखिएगा समाज, समाज के विज्ञान की स्थापना में समान प्रतिबंध, ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम हमारे लिए जो रहेगा ना, इसमें सामाजिक तथ्य, देखो ये रहा, समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में क्या, देखो समाज शास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने के लिए दो पहलू हैं, अध्ययन के संपूर्ण को परिभाषित करना तथा उस पर वस्तु को देखो खास तौर से अगर आप समाज शास्त्र के दो पहलू क्या है, पहला क्या भाई, समाज को, समाज का जो क्षेत्र है उसको एक्सप्लेन करना, उसको परिभाषित करना, तथा वस्तु को, नहीं क्षेत्र और वस्तु को परिभाषित करना क्या है, ये दो चीजें हैं। दुर्खिम ने 1885 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में उसने क्या बोला था कि वस्तु को बताते हुए कहा कि दूसरा पहलू, यानी वस्तु को उसने बात किया है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को कार्य करने, सोचने, अनुभव और तरीकों के रूप में, देखो उसने सामाजिक तथ्य बताया कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं, कोई काम करना, सोचना, अनुभव करना, क्या ये सामाजिक तथ्य है। नहीं काम करना, क्या बोलोगे भाई रे, काम करना, सोचना, ठीक है, और अनुभव करना, जैसे हम किसी चीज को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव करना क्या होता है, ये क्या है, सामाजिक तथ्य है। किसने बताया था, दुर्खिम ने। दुर्खिम के अनुसार समाज की ऐसी वास्तविकता जो सुई जेनरिस है, इस शब्द का शब्दावली में देखिएगा, समाज व्यक्तियों के सहचर से बना है, अतः समाज एक विशिष्ट वास्तविकता, यानी समाज जो है व्यक्तियों से बना है और उसी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। समाज की यह विशिष्ट वास्तविकता उन वास्तविकताओं से अलग है जिनका अध्ययन भौतिक और जीव विज्ञान ने किया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक वास्तविकता व्यक्तियों से अलग है। देखो कहता, समाज की जो वास्तविकता होती है वो बिल्कुल अलग है और समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल अलग है। किसी सामाजिक घटना की वैज्ञानिक समझ सामाजिक संरचना में देखी जा सकती है। देखो कह रहा है कि अगर कोई समाज में कोई बदलाव आता है तो समाज में कोई घटना होगी, ठीक है। अगर देखो कहीं पर भी अगर कोई घटना घटती है तो उसका वैज्ञानिक रूप तो होता है, साथ साथ उसका सामाजिक आधार भी होता है, यही बात कह रहा है, ठीक है। इस दिशा में कार्य करते हुए दुर्खिम ने विविध प्रकार की अवधारणाओं को परिभाषित और विकसित किया और उनका उपयोग किया। सामूहिक प्रतिनिधित्व उन अग्रणी धारणाओं में से एक है जो दुर्खिम ने चिंतन में पाई है। सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में जानने से पूर्व यह समाजशास्त्री विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। तो वो सामाजिक तथ्य बताता कि समाज की रियलिटी क्या है, समाज की सच्चाई क्या है। तो जैसे काम करना, सोचना, विचार करना, इसको बताता और कहता कि समाज में अगर कोई बदलाव आता है, समाज में कोई चेंज आता है तो होता है, यानी समाज में चाहे चेंज आए, चाहे वैज्ञानिक चेंज आए, वह सामाजिक तथ्यों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। चाहे जो सामाजिक तथ्य को लेकर के देखिएगा, दुर्खिम ने समाज शास्त्र की अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को जिस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित करके रखा हुआ सामाजिक तथ्य की वस्तु पर वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, देखिए सामाजिक तथ्य क्या है, दुर्खिम कहता है सामाजिक तथ्य का भैया कार्य करना, सोचना और अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी समाज में लगभग सामान्य रूप में पाए। सामाजिक तथ्य देखिए हर समाज में देखो तो आदमी काम करता है, सोचता है, अनुभव करता है, विचार करता है, यही समाज का तथ्य है, ये समाज की रियलिटी है ना भाई। आप किसी भी समाज में चलो, हर समाज में व्यक्ति आपको काम करते दिखेंगे, समाज में व्यक्ति सोचता है, समाज में व्यक्ति अनुभव करता है, समाज में व्यक्ति विचार करता है, ठीक है। एक है, यही तो सामाजिक तथ्य है, क्या है, दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को बताता है, जैसे काम करना, सोचना, अनुभव करना, जो किसी भी समाज में हम देखें। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की वस्तुओं वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। ये वास्तविकता उन व्यक्तियों की इच्छा या चाह से परे है, वह व्यक्तियों के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। देखो दुर्खिम कहता है कि जो सामाजिक तथ्य होता है वह लोगों की स्वतंत्रता नहीं है, वह लोगों की, अगर आप देखेंगे तो उनके क्षेत्र से बाहर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग जो काम करते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो हमारा स्वतंत्र विचार नहीं है। हम एक प्रकार से हमारे समाज का जो दबाव होता है हम उसी को सोचते हैं, ठीक है। भाई हम जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जैसा हम
आस-पास देखते हैं, उसी प्रकार की हमारी सोच बन जाती है, उसी प्रकार की हमारी मानसिकता बन जाती है ना। भाई आस-पास जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी प्रकार से लोग समाज में काम करते हैं। लोगों का सोचना, समझना और विचार करना उसी प्रकार से क्या हो जाता है, वैसे होता चला जाता है। यानी व्यक्ति कोई भी चीज़ को स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पा रहा। उसने उस चीज़ को देखा होगा या सुना होगा, उसके प्रभाव में ही क्या करता है, वो किसी काम को करता, सोचता, विचार करता है। यही हमारा क्या था, यही सामाजिक तथ्य है। क्या है? इसी को क्या करता है, सामाजिक तथ्य के रूप में कहता है। सामाजिक तथ्यों के प्रकार क्या हैं? भई सामाजिक तथ्यों के प्रकार में जैसे जनसंख्या का वितरण, आवासों की संरचना, संचार व्यवस्था, ये सारी क्या है, सामाजिक तथ्य के प्रकार हैं। उसी प्रकार से समाज में कानून और नैतिक नियम, धार्मिक मत, विश्वास, प्रथाएँ क्या है? अगर आप देखेंगे सामाजिक सामाजिक तथ्यों के प्रकार हैं, ठीक है? ये क्या है, सामाजिक तथ्यों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषता क्या है? जो सामाजिक तथ्य उसकी विशेषता क्या है? सामाजिक तथ्यों की अगर आप देखेंगे बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता और सामान्यता, ये सामाजिक तथ्यों की क्या होती है, विशेषता होती है। ठीक है? क्या है? बाह्यता, बाध्यता, देखो सामाजिक जो तथ्य था उसमें एक बाध्यता हमको दिखती है। भाई समाज में जो रहेगा आपको वही सोचना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। दूसरा स्वतंत्रता, सामाजिक तथ्य में हमको स्वतंत्रता भी दिखाई देती है। सामान्यता, ठीक है? सामान्यता भी दिखाई, ये क्या है, सामाजिक तथ्यों की अगर आप देखेंगे क्या है, विशेषता है। जो सामाजिक तथ्य होता है। तो सामाजिक तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाह्यता एवं बाध्यता क्या होती है? बाह्यता सामाजिक तथ्यों के 2 अर्थों में व्यक्ति के बाएँ हैं। ये व्यक्ति की जो बाहरी चीज़ें हैं उसको बाह्यता बोलते हैं। प्रथम क्या? प्रत्येक व्यक्ति एक अविरल समाज में जन्म लेता है, जिसका पहले से ही एक निश्चित संरचना है। देखो हम लोग जब समाज में जन्म लेते हैं ना, तो हमारा समाज में जो मान्यताएँ चीज़ें पहले से बन चुकी हैं। समाज के जो मूल्य हैं, समाज के जो आदर्श हैं, समाज में जो विश्वास है, समाज में जो व्यवहार है, वो पहले से बन चुका है। व्यक्ति उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। उनको हम सीख करके सामाजिक सामाजिक समाज में आ जाते हैं, ठीक है? द्वितीय क्या है? सामाजिक तथ्य और व्यक्ति के अर्थ के बाह्य। कोई व्यक्ति समाज का निर्माण करने संबंध में संपूर्णता में केवल एकमात्र तत्व है। देखो हम लोग समाज में कोई बहुत बड़ा हम स लोग समाज में समाज को नहीं बनाए, बल्कि हम समाज ने हमको बनाया है और समाज में हम कोई छोटा-मोटा परिवर्तन कर सकते हैं। संपूर्णता केवल एकमात्र तत्व है, ठीक है? क्या है? कि व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है, उस समाज में जो मान्यताएँ हैं, जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, वह पहले से बने हुए हैं। क्या कह रहा है? भाई मेरे वह पहले से बने हुए हैं, व्यक्ति सिर्फ़ उसमें क्या थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, ठीक है? जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, उस दूसरा क्या जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, उस समाज के प्रति हमारी बाध्यता भी हो सकती है। उस समाज में जो नीति है, नियम है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा और समाज पर एक प्रकार से क्या रहेगी, आपका दबाव ज़रूर बनेगा। समाज के खिलाफ आप कभी भी काम नहीं कर सकते हैं और समाज के लिए जो कानूनी प्रतिबंध है और जो नैतिकता है, कई बार अगर समाज के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे, तो आपको समाज से बाहर भी कर दिया जाएगा। ये क्या है, सामाजिक तथ्यों में क्या होती है, बाध्यता होती है। नियम कानून समाज में ना, ऐसा थोड़ी है। ये क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और सामाजिक तथ्य ही क्या रहेगा, इम्पोर्टेंस है और इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। सामाजिक तथ्य काफ़ी ज़रूरी है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसको छोड़ना नहीं है, कोई भी छोड़ कर के नहीं जाएगा, ठीक है? आ सकता है, इस बार आने की संभावना हो सकती है भाई, आ सकता है, ठीक है? तो चलिए अगला देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, इसी के साथ आपका देखेंगे, तो चैप्टर नंबर जो आप देखेंगे 5 रहेगा, हमारा क्या होगा, समाप्त होगा। अगला देख लेते हैं उसमें कौन-कौन सा है, ठीक है? क्या है चैप्टर नंबर हमारा 6 क्या है? एकात्मकता के प्रकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर खास तौर से इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से अभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इस बार क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर में भी देखा, मैंने नज़र मार लिया इस चैप्टर में से यानी एकात्मकता को लेकर के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। अगर मैंने प्रीवियस ईयर मैंने सारा निकाल रखा है और उसके अकॉर्डिंग देख कर के ही आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो समवयी एकात्मकता नहीं आई या एकात्मकता नहीं है, यांत्रिक भी नहीं आई है, तो इस बार आ सकता है, ठीक है? जितना ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें देखिएगा यांत्रिक एकात्मकता और सव्ययी एकात्मकता ये दोनों इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है? ये दोनों को करके जाना है, इनको छोड़ना नहीं। यांत्रिक एकात्मकता क्या देखिएगा, यांत्रिक एकात्मकता का प्रतिक्रम दुर्खिम ने दिया है, इसका मानना है, जिसका अर्थात जिसका जन्म स्वतः सहजता होता था। यांत्रिक एकात्मकता का मतलब है जिस चीज का जन्म स्वतः हो जाता है, यह व्यक्ति को समाज में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। इस एकात्मकता का उदय सदस्यों के समान जीवन क्रम में एक अनुभव से होता है। देखो यांत्रिक एकात्मकता का मतलब होता है कि जब व्यक्ति समाज से स्वतः जुड़ता है, यानी जब व्यक्ति समाज से स्वतः यानी खुद जुड़ जाता है, स्वतः जुड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यांत्रिक एकात्मकता। एक यंत्र या मशीन से बनी वस्तु सभी समान आकार गुण वाली होती है। इस प्रकार आदिम समाज में ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति लिंग आयु समान होते हुए एक दूसरे जैसे व्यक्ति ही हैं। उनमें एक समरूप था, यानी यांत्रिक
यंत्रवत यह एक मशीन की उत्पत्ति थी। देखो कह रहे हैं कि आदिम समाज में, जब आदिम समाज था, जब लोग जंगलों में रहते थे, ठीक है? जब जंगलों में निवास करते थे, जब व्यक्ति शिकारी संग्रह करता था और जंगलों में रहकर के कंद-मूल फल खाता था और जानवरों का शिकार करता था, ठीक है? तो उस समय जो व्यक्ति थे, जैसे जिस प्रकार से मशीन का कोई प्रोडक्ट नहीं था, भई किसी मशीन में अगर कोई चीज़ बनती है, जैसे मान लो साबुन बन रहा है, चप्पल बन रहा है, तो भाई साबुन एक एक जैसी होगी, चप्पल एक जैसी होगी, ठीक है? तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आदिम समाज जो था, उस समय हर व्यक्ति लगभग एक जैसे रहेंगे। यानी उनकी आयु एक जैसे, लिंग एक जैसे, यानी वो एक समाज एक जैसे लोग थे। तो उनमें एकात्मकता थी, यानी उनमें क्या थी, एक एक जैसे थे। यही होती यांत्रिक एकात्मकता। यानी जिस प्रकार से किसी मशीन में से कोई प्रोडक्ट निकलता, कोई जो चीज़ बनती है वो एक जैसी होती है, उसी प्रकार से जो आदिम समाज था, उस समय के जो लोग थे, वह भी लगभग एक जैसे ही रहे होंगे। और जब लोग समाज में एक जैसे होते हैं, आयु वर्ग में, समान लिंग में, या हर व्यक्ति लगभग एक जैसा होता है, तब समाज में एक एकात्मकता यानी एक समाज जुड़ता है। इस बात को कौन कर रहा है? दुर्खिम कर रहा है। यही होती एक यांत्रिक एकात्मकता को लेकर के कौन कर रहा है? दुर्खिम कर रहा है, ठीक है? मूलतः इसी की बात कर रहा है। बाकी इसको देख सकते हैं, सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना मैंने आपको बता रखा है, सामूहिक चेतना क्या होती है। ये देखो सिंपल सा कह रहा है कि जब भाई समाज में हर व्यक्ति सेम है, हर व्यक्ति एक जैसा है, उसका सोच है, विचार है, उसका पहनावा सब एक जैसा है, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो सामूहिक चेतना जल्दी आएगी। उनमें एकजुटता है, एकात्मकता का मतलब एकजुट, यानी वो लोग जल्दी से जल्दी क्या है, उनमें एकजुटता की आने की जो भावना रहती है, वह जल्दी होगी। क्या रहेगी? उनमें एकजुट होने की संभावना है, वह हमें जल्दी दिखाई देगी। वह लोग जल्दी एकजुट हो सकते हैं, या उनमें अ, सवी सवी क्या होती है? सावयी एकात्मकता क्या होती है? देखिएगा, सावयी एकात्मकता सामूहिक चेतना के रूप में होती है, देखिएगा। जिन समाजों में सवयी एकात्मकता अधिक प्रभावशील होती है, उन समाजों की सामाजिक संरचना खंडात्मक स्वरूपों में विपरीत गुणों के लिए होती है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना दूसरे अवयवों से नहीं, देखो सभी एकात्मकता का मतलब होता है, यानी जिस समाज में व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जब उनमें एकात्मकता आती तब उसको बोलते हैं। देखो यांत्रिक एकात्मकता में अगर आप देखो, समाज में हर व्यक्ति लगभग एक जैसा है, उसकी बात करता है। सावयी एकात्मकता का मतलब होता है कि जब समाज में हर व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट है, क्या है? हर व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट है, यानी उसका गुण, रंग, आकार, रूप, ठीक है? उसकी वेशभूषा सब अलग है। वहाँ पर एक एकात्मकता को जो बनाया जाता है, वही है सावयी एकात्मकता को हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं? कहा जाता है। तो खास तौर से अगर बताऊँ, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से इस एग्ज़ाम की अगर बात हूँ, इस बार ये दोनों पूछा जा सकता है, इसलिए करके जाना, इसको छोड़ कर के कोई भी नहीं आएगा। एकात्मकता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यांत्रिक एकात्मकता, समवयी एकात्मकता दोनों इम्पोर्टेंट है। इस बार एग्ज़ाम में आ सकता। बल्कि आप लोग पुराना जो वीडियो है उसमें भी जाकर के देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और ध्यान रखना, इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ आपका जो हमारा छठा चैप्टर रहेगा, ये भी क्या हो गया है? समाप्त हो गया। अगला चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो रहेगा। क्या है? चैप्टर नंबर 7 क्या है देखिएगा, मैक्स वेबर की कृतियों का दार्शनिक आधार। क्या है? मैक्स वेबर की बात करें। तो अगर इसमें देखें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, तो अगर आप लोग देखेंगे ना 7.5 में इसके मुख्य विचार क्या हैं? जैसे आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया, तर्क संगतता, धर्म और अर्थ पोषण। ये चारों जो दे रखे हैं, ये चारों ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इनको ज़रूर करके जाना, बाकी पढ़ के जाना मत जाना। और बाकी मैंने जो वीडियो बता दूँगा, मेरे चैनल पर पड़ी है, आप लोग सर्च कर लेना BSOC 133 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आप लिखोगे तो वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल की। 2 घंटे की है, 2 घंटे 11 मिनट की वीडियो। कब से? 2 घंटे 11 मिनट और कुछ सेकंड की वीडियो। इसको जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखना, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो भी काफ़ी क्या हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है? उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने मैंने करके बताया था। ठीक है? अभी समय कम है, इसलिए इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, बाकी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखो इसके मुख्य विचार क्या हैं? तो मुख्य विचार में अगर आप 7 पॉइंट, आदर्श प्रारूप क्या है? देखो, वेबर उन तथ्यात्मक आंकड़ों एवं स्पष्टीकरण परिभाषाओं की की विकास की कड़ी जाँच-पड़ताल, शोधकर्ता इसकी बात करता है। देखोगे उन्होंने आदर्श प्रारूप संबंधी अपना ही संस्रूपण विकसित करने की ओर प्रवृत्त किया है, जिसके विषय से हम इस पाठ्यक्रम की, ये देखो आदर्श प्रारूप एक ऐसा क्रमबद्ध साधन है। क्या है? आदर्श प्रारूप एक ऐसा क्रमबद्ध साधन है जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना का सबसे प्रमुख लक्षण को निष्कर्ष के रूप में लेकर के
अध्ययन की जाने वाली वास्तविकता को जैसे मान लो कि आपको कोई रिसर्च करना, क्या करना है, जैसे आपको कोई शोध करना है, तो आप रिसर्च करने से पहले उसका एक आदर्श बना लो, ठीक है, आइडियलिज्म वालों कि इतना हमारा पैमाना रहेगा, ये आदर्श है, ठीक है। उस आधार पर जब रिसर्च की जाती है, वही होता है आदर्श प्रारूप। यह वास्तविकता और आदर्श के बीच समानताओं की भिन्नताओं की तुलना करता है। क्या करता है? समानताओं और भिन्नताओं की। देखिएगा, आदर्श प्रारूप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई शोध करने जा रहे हैं। क्या? आप कोई शोध करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। तो आंकड़े जो इकट्ठे किए हैं उसमें उसमें कुछ आप बना लो आदर्श। भाई ऐसा होना चाहिए, लगभग ऐसा होगा। आदर्श हमने ले लिया। तो उस आधार पे आप बाकी आंकड़ों को या बाकी घटनाओं को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यही हमारा कहता है आदर्श प्रारूप। जैसे संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियात्मकता का अध्ययन करना चाहते तो आपको सलाह दी जाएगी कि वेबर के अनुसार कि आप उसके अभिलक्षणों के निष्कर्ष को लेकर के करें। ठीक है? यानी छवि आदर्श प्रारूप अनुभविक वास्तविकता की तुलना पर है। यानी आप किसी भी चीज़ का अगर आप शोध करने जा रहे हैं तो उसका एक आदर्श रूप ज़रूर ले लें। और उस आदर्श रूप को ध्यान में रख कर के ही क्या करना आपको सारा शोध करना। सामाजिक क्रिया क्या होती है? देखिएगा, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया व्यापार को एक व्यापक विज्ञान शास्त्र के रूप में लिया। यानी कहता है विज्ञान शास्त्र बताता है समाज में जो क्रिया यानी समाज में जो परिवर्तन है, समाज में चीज़ें होती है उसको बताता है। वह मार्क्स और दुर्खिम के जैसे दार्शनिक से भिन्न दशा में उन्होंने कहा कि यानी मार्क्स अगर आप देखेंगे तो मैक्स वेबर जो वो कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खिम से बिल्कुल अलग विचार देता है। वेबर की सामाजिक कार्य, समाजशास्त्री कार्य निम्नलिखित सोच से जुड़ा है। वह आत्मपरक अर्थ जो मानव अभिकर्ता की विशिष्ट सामाजिक देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सामाजिक देखो दुर्खिम और मार्क्स की तुलना में वेबर ने मानव व्यवहार को और मूल्यों को लेकर के भूमिका पर देखो जो मैक्स वेबर है वह मानव व्यवहार को ध्यान में रख करके शोध करता है। क्या है? मैक्स वेबर जो है वह मानव व्यवहार को ध्यान में रख के क्या करता है? शोध करता है। वेबर ने व्यक्ति विशेष और उसकी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया है। क्या है? कि समाज में जो परिवर्तन होता ना वह व्यक्तियों के कारण से होता है और व्यक्ति समाज में जो चीजें करता है उसी से कहता है कि हमारे समाज में परिवर्तन होता है। इसी को क्या करता है? सामाजिक क्रिया। भाई समाज में जो व्यक्ति हैं वह जो कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों से क्या होता है? समाज में जो परिवर्तन होता है उसी का आधार है। उसी को क्या कहता है? सामाजिक क्रिया कहता है। ठीक है? अगला तर्क संगति और तर्क संगतता। देखो अनेक विद्वानों ने वेबर के काम को समझने के लिए मूल सिद्धांत स्वरूप तर्क संगति एवं तर्क संगीता का यानी मूल रूप से बात किया। देखो तर्क संगति से वेबर का अभिप्राय उन तर्क संगत एवं सुसंगत विचारों एवं व्यवहारों से रहा जो मानव क्रिया व्यापार को नियंत्रित करते हैं। तर्क संगति यानी जो चीजें हमारे व्यवहार को ठीक है हमारे व्यवहार को या हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करती या कंट्रोल करती उनकी बात करता है। तर्क संगति वह अभिप्राय है जिसके कारण तर्क संगति जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रयोग की जाती है। यानी देखो तर्क संगति का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनसे हम कंट्रोल होते हैं और तर्क संगतता का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिन जिन चीजों के कारण हमारे अंदर जो है वह जो चीजें होती हैं जो व्यवहार होता है हमारे अंदर में जाता है इसकी बात करता है। ठीक है इसके दो विचार हैं इसको लेकर के। ठीक है देखो धर्म और अर्थशास्त्र को लेकर के जो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो धर्म है जो अर्थशास्त्र है इसकी इसको लेकर के बात करता है। वेबर का यह विचार जरा हटकर है धर्म और अर्थव्यवस्था विषयक वेबर के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। नहीं वो कहता है कि धर्म जो है अर्थशास्त्र पर यानी पैसे पर प्रभाव डालता है। पैसे की बात करके यानी धर्म और शास्त्र को एक प्रकार से जोड़ने की बात करता है। जबकि मार्क्स पूंजीवादी और पूंजीवादी विकास को एक क्रमबद्ध मानता है। यानी अगर आप देखेंगे तो जो मैक्स वेबर है धर्म को और अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अलग-अलग रखने की बात करता है। क्या करता है? बिल्कुल अलग कहता है। देखो अगर आप देखिए मैक्स वेबर कहते हैं धर्म अलग है और जो आर्थिक क्रिया है वो बिल्कुल अलग है। उनको अलग-अलग करता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो कार्ल मार्क्स है उनको अलग नहीं देखता बल्कि उनको एक रूप में ही देखता है। ठीक ये डिफरेंस है खास तौर से अगर आप देखेंगे इन दोनों में। ठीक है? चला अगला देख नंबर 8 रहेगा, क्या है? सामाजिक क्रिया और आदर्श प्रारूप, ठीक है? इसमें से अगर बात करूँ तो खास तौर से आपको सामाजिक क्रिया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आदर्श प्रारूप, ये दोनों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, खास तौर से
चैप्टर नंबर 8 में से सामाजिक क्रिया थे। समाज में जैसे मैंने इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की ना भाई, समाज में जो व्यक्ति काम करता है उसका समाज पर एक प्रकार से फर्क प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी समाज में जो व्यक्ति है उसके जो रहन सहन, उसका खान पान है, उसका एक प्रकार से वही तो सामाजिक क्रिया है। यानी हम लोग जो समाज में जो काम करते हैं, जो रहते हैं, वही सामाजिक क्रिया है। आदर्श प्रारूप क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई शोध करने जाता है या कोई व्यक्ति कोई रिसर्च करने जाता है, जब हम किसी शोध में या रिसर्च में जाते हैं तो हम वहां पर क्या देखते हैं, हमें वहां पर ये देखने को मिलता है कि उसको हम एक आदर्श प्रारूप बनाते हैं और उसी आदर्श प्रारूप के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हम पूरा उसमें शोध करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, उसी करते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आपके चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे तो 8.2 और 8.3, ये दो चीजें क्या है एग्जाम के अनुसार क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं इसमें जो नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। रहेगा चैप्टर नंबर 9 क्या है देखिएगा, शक्ति और सत्ता, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग बता सत्ता के प्रकार। देखो भाई सत्ता तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सत्ता तीन प्रकार की होती है। पारंपरिक सत्ता मतलब समझते हो, जैसे कोई राजा है, उसका बेटा जब राजा बन जाता है, इसको बोलते हैं पारंपरिक सत्ता। यानी परंपराओं के जरिए, रीति रिवाजों से जब आपको जो मिल जाती है, यानी आप उसने उसको कमाया नहीं है, सिर्फ जैसे मान लो कि आपके फादर किंग है, राजा है, तो भाई राजा का लड़का राजा बनेगा। यही जहां पर राज वंश चलते हैं वहां पर क्या मिलती, वहां पर जो सत्ता मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं? पारंपरिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता का मतलब होता है कि क्या होता है कि जैसे आप राजा हैं, ठीक है, और आपके बाद राजा कौन बनेगा? फिर भाई आप राजा तो आपका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। यही तो परंपराएं होती हैं, यही तो इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारंपरिक सत्ता बोलते हैं। दूसरा क्या होती है? करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता है चमत्कारिक सत्ता का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति देखे करिश्मा हो जाना, जैसे देखो हमारे देश में करिश्माई सत्ता चलती है, जैसे देखोगा ना, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, भाई रातों रात चमक गए या करिश्मा हो गया, इलेक्शन जीत लिया। जो राजनेता होते हैं, क्या होते हैं? जो राजनेता, लोकतंत्र में जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता। करिश्माई सत्ता जैसे रातों रात इलेक्शन जीत लेना। जैसे तुम सबने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में जैसे केजरीवाल पहले क्या थे? पहले एक सरकारी अधिकारी थे, भाई इलेक्शन लड़ा, चुनाव जीत गए, उनको सत्ता मिल गई। क्या होती है? यही चीज को हम लोग बोलते हैं करिश्माई सत्ता। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, मायावती हैं, जो नेता होते हैं, जो हमारे भारत में नेताओं को सत्ता मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चमत्कारी सत्ता या करिश्माई सत्ता बोलते हैं। क्या होती है? उसी को क्या बोला जाता है? चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता कहा जाता है। तीसरी होती है तर्क वितर्क सत्ता। तर्क वितर्क सत्ता का मतलब होता है जो आपको पढ़ लिख करके पढ़ाए, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस नहीं होते हैं, ठीक है। यानी आपने कोई परीक्षा पास की है, उसके बाद अगर आपको सत्ता में कोई अधिकार मिलता है, वही होते तर्क वितर्क सत्ता। जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम को तर्क वितर्क यानी बुद्धि के आधार पर उन्होंने किसी एग्जाम को पास किया है, किसी कंट्री एग्जाम को पास किया है, उस आधार पे जो आपको सत्ता मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तर्क वितर्क सत्ता बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौकरशाही क्या होती है? नौकरशाही सिंपल सा है कि जहां पर भी राज सत्ता थी या जहां पर भी लोकतंत्र था, वहां पर नौकरशाह होते हैं, यानी जो राज्य के कर्मचारी होते हैं, जो सिर्फ क्या आदेशों का पालन करते हैं। और नौकरशाही ये जो सरकारी अधिकारी अधिकारी नहीं, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम जो सरकारी मुलाजिम आपको दिखाई देते हैं, इसी को तो हम लोग नौकरशाही बोलते हैं। नौकरशाही का मतलब क्या था? नौकरशाही का सिंपल सा मतलब होता है कि जो शासन सत्ता को चलाने में मददगार होते हैं। क्या करते हैं? शासन को चलाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या राज्य की मदद करते हैं, या लोकतंत्र होगा तो वहां पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की मदद करते हैं। यही तो नौकरशाह होते हैं, जो जिन्हें हम लोग बोलते हैं सरकारी मुलाजिम, जो सरकारी वो लोग होते हैं, वही तो नौकरशाही है। नौकरशाही क्या करती है? सिर्फ आदेशों का पालन करती है। उसको जो आदेश दिया जाता है, ऊपर से जो आदेश आता है, उसी का क्या करती है? पालन करती है। वही तो नौकरशाही होती है। नौकरशाही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, साथ में सत्ता के प्रकार, दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सत्ता के प्रकार इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट है नौकरशाही, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। साथ ही साथ पुराने वीडियो मैंने सारा पढ़ा रखा, वहां से भी आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है, ठीक है। चैप्टर रहेगा क्या है? चैप्टर नंबर 10 क्या रहेगा? धर्म, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 10 क्या रहेगा? धर्म। तो धर्म को लेकर खास तौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है, एमाइल दुर्कम का दृष्टिकोण, टोटमवाद का अध्ययन। टोटमवाद हो सकता है, देखो एक चीज देखो, जितने भी थिंकर हैं धर्म को लेकर अगर अब मैं बात करूं तो ज्यादातर जैसे कार्ल मार्क्स धर्म को तो मानता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, यह धर्म को एक प्रकार से अफीम बताता है। क्या बताता है? अफीम बताता है, ठीक है। अफीम बताता है, नशा है, धर्म को लेकर के बताता है। तो ज्यादातर जो थिंकर हो धर्म को एक प्रकार से उतना नहीं मानते, खास चाहे मैक्स वेबर हो, चाहे मेल दुर्खिम हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, तो धर्म को लेकर के इनका अलग ही सिद्धांत है। धर्म धर्म को एक प्रकार से अफीम बताते हैं, धर्म नहीं है, धर्म हमको पीछे ले जाता है, वैज्ञानिकता की काफी लोग बात करते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो धर्म को अफीम बताता है। अगर उसी बात को जो वेबर है,
वेबर ये धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो धर्म की बात करता है जरूर, ठीक है। लेकिन वेबर क्या कहता था कि धर्म को और हमें समाज को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं दुर्खिम की बात करूं तो दुर्खिम जो है वो भी धर्म की बात तो करता है, लेकिन बिल्कुल वो कहता है कि घाल मेल ना हो, ठीक है। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो खास तौर से टोटमवाद, धर्म और विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। धर्म, अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद, ये 10.2 और 10.3 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपका ये जो चैप्टर नंबर 10वां रहेगा धर्म को लेकर के। वैसे अभी तक अगर बात मुझे, अगर आप लोग क्वेश्चंस में देखेंगे ना, जो क्वेश्चंस हैं, मुझे वैसा दिखा नहीं कि धर्म को लेकर के ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आए हैं, ज्यादातर तो नहीं आए। अगर आप देखो ना, ये जैसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं रीड करके ही मैं बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है। इसमें देखो, धर्म वाले चैप्टर में से तो हमें नहीं क्वेश्चन दिखे हैं ज्यादातर, अगर आप देखेंगे, ठीक है। सामूहिक विवेक उवेक है, लेकिन इसमें नहीं है। देखो ये रहा ना, इसमें भी देखो धर्म को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जैसे इस 3 बार में, लास्ट 3 बार में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या पता इस बार हो सकता है कि आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो धर्म वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो जो बताया उसको देख करके जरूर जाना है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 11 क्या है। अगर 11वें चैप्टर की बात हो, खास तो इसमें श्रम विभाजन। श्रम विभाजन तो बहुत बार आया, अगर आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिखाऊं ना, देखो बहुत बार श्रम विभाजन तो खूब पूछा। देखो श्रम विभाजन, ठीक है। श्रम विभाजन की तो लाइन लगा रखी इन लोगों ने, ये बहुत बार पूछा श्रम विभाजन को लेकर के। ये रहा श्रम विभाजन, दो दिखा दिया मैंने 2 बार। इसमें भी देखो तो श्रम विभाजन को लेकर के क्वेश्चन है। देखो ये रहा श्रम विभाजन, ठीक है। तो श्रम विभाजन को लेकर के खूब क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं तीन तीन बार दिखाया, तीनों बेर में को पूंजीवाद को लेकर के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं। श्रम विभाजन क्या होता है, आप सबने देखा, जो हमारी कंपनी इंडस्ट्री होती है उसमें काम का बंटवारा है। श्रम, ये काम का बंटवारा कर देना भाई, पुरुष क्या काम करेगा, महिला काम करेगी, अलग अलग आदमी क्या काम करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं। पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद पर मार्क्स के सबसे ज्यादा विचार है। देखो कार्ल मार्क्स यही कह रहा कि भाई जब से समाज में पूंजीवाद आया है, क्या आया, पूंजीवाद आया समाज में, क्या जब से कंपनी लग गई, तब जब से इंडस्ट्री लगी है। भाई जब से समाज में पूंजीवाद आया, पूंजी का मतलब पैसा, पूंजीवाद का मतलब पैसे का एक जगह पर रुक जाना, ठहर जाना। आज के समय में जो पैसा है ना, कुछ ही लोगों के पास है, जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े उद्योग धंधे, उनके पास पैसा है। बाकी लोगों के पास क्या, पैसा नहीं है। तो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी लगा रखी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है, जो मजदूर वर्ग है जाकर के उनमें क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उनमें क्या करता है, काम करता है, और उसको बहुत कम मिलता है, या जो मेहनत मजदूरी मिलती है वह उतना ही मिलता है, ठीक है। यानी जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो कौन कमा रहा है, वह पूंजीपति ही कमा रहा है, ठीक है। और पूंजीवाद का मतलब क्या था, एक प्रकार से पूंजी का एक जगह पर केंद्रित हो जाना, पैसे का। आज देखो जो पैसा है, देखो आज हमारे देश में सुनते होगे ना, तो ज्यादा पैसा किसके पास है, जैसे आप देखो, जैसे अंबानी है, अडानी है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसा उन्हीं, यानी अगर आप देखोगे तो 10% लोगों के पास सारा पैसा है, और बाकी 90% जो लोग हैं उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप देखोगे 100% अगर पैसे कैलकुलेट करोगे, तो 90% जो पूंजी है 10% लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास 10% पूंजी है। तो ये आए पूंजीवाद उसको बोलते हैं जिसमें पैसा एक जगह पर जाकर के फिक्स हो जाता है, नहीं कुछ ही लोगों के पास पैसा है, बाकी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना लोगों के पास है, ठीक है। ये पूंजीवाद की बात करता। और पूंजीवाद में क्या होगा भाई, पूंजीवाद को लेकर के इन सबके विचार हैं कि पूंजीवाद में एक प्रकार से जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, और औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। क्या दिया है, औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, यानी समाज में जो अमीर वर्ग है उसने बड़ी बड़ी कंपनी लगा करके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा करके उसने खूब सारा पैसा बना लिया। क्या किया, उसने खूब सारा पैसा बनाया है, और किसके दम पर, मजदूरों के दम पर, ठीक है। मजदूरों का शोषण करके, मजदूर तो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है, या और कंपनी को अगर कभी जिंदगी में लाभ भी होता है, तो उस कंपनी का लाभ भी उस मजदूर को नहीं मिल पाता है। यानी मजदूरों के दम पर ही अगर आप देखेंगे, तो भाई जितना उद्योगपति मेहनत करता है, उतना मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है, भाई जिसने पूंजी लगाई है, जिसने पैसा लगाया, या प्रकार से कह सकते हो कि जिसकी इंडस्ट्री है उसको ज्यादा प्रॉफिट है ना। मजदूर को तो कोई प्रॉफिट नहीं, उसको तो कोई लाभ नहीं, उसको तो एक छोटी सी सैलरी मिले। तो यहाँ पर पूंजीवाद वही बता रहा है कि दूसरा, ये इस बात को लेकर के मैक्स बर और सारे लोग कह रहे हैं। दूसरा पूंजीवाद का सिंपल सा मतलब था कि पूंजी का यानी पैसे का एक जगह पर केंद्रित हो जाना, ठीक है। यानी कुछ ही लोगों के हाथ में सारे पैसे चले जाना, इसी को हम लोग बोलते पूंजीवाद, या ज्यादा पैसा कुछ लोग, कुछ खास लोगों में ही रह के जाना, वही पूंजीवाद है। यानी सबके पास समान पैसा नहीं है भाई, यानी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इसको बोलते पूंजीवाद, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जो नेक्स्ट इसमें रहने वाला है। हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला क्या है, चैप्टर नंबर 12वां,
समाज, धर्म और एकात्मकता, इसको लेकर के क्वेश्चन बहुत कम आए अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले समाज क्या होता है आप सबको वैसे भी पता होगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ग, वर्ग क्या था? एक प्रकार से समाज में जो बंटवारा, वर्ग क्या है? जैसे अगर आप समाज में देखोगे तो भाई जैसे गरीब है, अमीर है, ये वर्ग है। उसी प्रकार से अगर आप देखो जैसे उद्योगपति है, मजदूर है, ये वर्ग है। उसी प्रकार से अगर आप देखो एक समय हमारे समाज में किसान होते थे, जमींदार होते थे, या भी क्या है, या भी एक प्रकार का क्या है, वर्ग है। या भी क्या है, एक प्रकार के अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिखाई देता है, वर्ग दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या हो, वर्ग होता है। समाज क्या है, हमारी जो सोसाइटी होती है। अगर आप देखो श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा को हम क्या बोलते हैं, श्रम, काम का बंटाव क्या बोला जाता है, श्रम विभाजन बोला जाता है। तो खास तौर से आप देखेंगे जिसमें वर्ग और श्रम विभाजन एकात्मकता यानी 12.3 और 12.4 हो सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट खास तौर से 12वें चैप्टर में से इसको आपको जरूर करके जाना है क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकते हैं। और खास तौर से अगर मैं बात करूं कि अगर आप चैनल पर आओगे ना, ठीक है, अगर मैं देखिए जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे ना तो आप सबको कहाँ पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना। कहाँ पर, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे या कम्युनिटी में जाइए, ठीक है। कम्युनिटी में अगर आप जैसे लोग जाएंगे तो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो दे दिया, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा BSOC 133 का मैंने फुल क्लास वीडियो मैंने 2 घंटे की पढ़ा रखा है। आप इस वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको सिर्फ चैनल पर आना है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उस पर क्लिक करोगे तो आपका चैनल खुल जाएगा और चैनल पर आने के बाद आपको जैसे होम दिखेगा, वीडियो दिखेगा, शॉर्ट्स लाइव दिखेगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में नहीं बल्कि कम्युनिटी में जाना है। साथ ही साथ इसको मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप वहां पर भी जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें 2 घंटे मैंने सारी बुक पढ़ा रखी है और काफी अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। आप इसे जाकर के जरूर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लेना। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। और 12 के 12 जो चैप्टर थे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट था या जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है या जिन जिन भी क्वेश्चनों की आने की संभावनाएं थी वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। आप उन क्वेश्चनों को जरूर रीड कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। साथ ही साथ जो मैंने वीडियो बताया आप चैनल पर जाकर के वैसे भी अगर आप लोग सामान्यता एक काम कीजिए, सबसे पहले यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब में सर्च कीजिए BSOC, क्या सर्च करना है, BSOC 133, क्या सर्च करना है, BSOC 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही आपको देखेंगे तो 2 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास में जो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया है उनको पढ़ करके आपके लिए जरूर जाना है क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको जरूर करके जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगली कोई क्लास करनी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। जो आपका BSOC 134 है वो भी, ठीक है।